पॉलिटिकल से कितना क्वेश्चन नंबर 2? हिस्ट्री हिस्ट्री एक है, ज्योग्राफी 2 है, हिंदी एक और इकोनॉमिक्स। ठीक, पहला क्वेश्चन था सोवियत प्रणाली क्या थी? तो मार्क्सवादी विचारधारा के कारण 1917 में रूस में एक क्रांति हुई। 17 तक रूस था, ध्यान दीजिएगा, 17 तक रूस था और 91 के बाद भी रूस। बीच में एक पीरियड आता है जिसको बोलते हैं यूएसएसआर, सोवियत संघ रूस, जिसके अंदर 15 रिपब्लिक थे, 15 गणराज्य थे। तो रूस में 1917 में क्रांति होता है, समाजवादी क्रांति, ठीक है। और इसी के स्वरूप सोवियत गणराज्य अस्तित्व में आता है, सोवियत रिपब्लिक अस्तित्व में आता है। जो रूस था वो सोवियत में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो जब ये अस्तित्व में आता है, इसी सिस्टम को, जो उस अस्तित्व में आने वाली जो समाजवादी प्रक्रिया थी, प्रणाली थी, उसी प्रणाली को सोवियत प्रणाली। एक्चुअली 17 के पहले वहां पे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था था, और लेकिन ये बीच में जब आया तो कंप्लीट मार्क्सवाद से प्रभावित था, और मार्क्सवादी सिस्टम लागू होने का मतलब है कम्युनिस्ट अर्थव्यवस्था आया और साम्यवादी व्यवस्था लागू हो गई है। जिसके बाद पहले राष्ट्रपति बनते हैं व्लादिमीर लेनिन। तो इसमें आपसे पूछेगा कि 1917 की क्रांति को किस नाम से जानते हैं, तो या तो आप रूसी क्रांति कर सकते हो, रूस की समाजवादी क्रांति कर सकते हो, बोल्शेविक क्रांति कर सकते हो, ठीक है, मजदूरों की क्रांति कर सकते हो। तो आपको ऑप्शन देखने का ऑप्शन है बेसिकली बोल्शेविक क्रांति बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है, क्योंकि ये क्रांति बोल्शेविक पार्टी के नेतृत्व में हुआ। नेता कौन थे? तो व्लादिमीर लेनिन। तो यहाँ पे 3 एमसीक्यू बन गए, व्लादिमीर लेनिन 1, बोल्शेविक पार्टी 2 और बोल्शेविक क्रांति 3। तो कहने का मतलब है ये क्रांति समाजवाद के आदर्श और समतामूलक समाज की स्थापना से प्रेरित थी, यानी कि समाज जो हो वो समतामूलक हो। एक्चुअली मार्क्सवाद क्या करता है, वो वर्गहीन समाज की कल्पना करता है। तो ये समतामूलक समाज की कल्पना के लिए की गई क्रांति थी, और ये क्या बोलते हैं इसको, समाजवाद के आदर्श लाने के लिए की गई। तो इसके लिए पूंजीवाद का विरोध करना था। तो ये क्रांति जो हुआ था ये पूंजीवाद के विरोध में हुआ। मार्क्स जो थे पूंजीवाद के घोर विरोधी थे, और ये आंदोलन मार्क्स के सिद्धांतों पे 1883 में कार्ल मार्क्स की मृत्यु होती है, लेकिन उनकी जो विचारधारा थी ये आज भी बहुत देशों में बढ़ा है। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? अब अगला, इसी का अगला पार्ट है कि इसकी विशेषता बताइए। इसकी विशेषता क्या थी? तो पहला चीज है कि सोवियत प्रणाली या सोवियत सिस्टम समाजवाद की आदर्श और समतामूलक समाज के स्थापना पर या उसकी आवश्यकता पर आधारित थी या प्रेरित थी, और इसमें निजी संपत्ति का कोई स्थान नहीं, यानी कि यहाँ पे प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं हो। जैसे प्लेटो ने कहा था कि सरकार यानी कि शासक और सेना का कोई भी निजी संपत्ति नहीं होना चाहिए, न परिवार होनी चाहिए, न प्रॉपर्टी होनी चाहिए, न कपड़ा होना चाहिए, न खाना होना चाहिए, न घर, न बंगला, कुछ नहीं। वो सरकार उन पर डिपेंड करेगी कि उनको क्या देना। लेकिन मार्क्स ने इससे एक कदम और आगे बढ़े मार्क्स, और उन्होंने कहा कि सरकार, जो समाज है, राज्य है, वो वर्गहीन होना चाहिए। यहाँ पे ना कोई उत्पादक वर्ग होगा, ना कोई राजा होगा, ना कोई मंत्री होगा, ना कोई संतरी होगा। यहाँ पे सभी लोग एक होंगे। यहाँ पे वर्गहीन समाज। यहाँ पे धर्म, मार्क्स ने एक बात लाइन कही थी कि धर्म जो है अफीम की तरह है। तो जहाँ पे ये बैकवर्ड फॉरवर्ड, गरीबी अमीरी, इन चीज का ज्यादा प्रचलन होता है, वहां पे नेता लोग एक काम करते हैं, इस अफीम को चखाते हैं और सत्ता में बने रहते हैं। अफीम मतलब ये धर्म वाला। आपको बोल देंगे अफीम दो, जय श्री राम का नारा दे देंगे, आप वोट दे दो। आपको बोल देंगे मुसलमान हो, या अल्लाह बोल देंगे, आप वोट दे दो। तो मार्क्स के अनुसार धर्म जो है ये अफीम से भी खतरनाक नशा है। ये किसी भी राज्य में होना खतरनाक है। तो पहला क्या था कि ये समतामूलक समाज से प्रेरित थी, समाजवाद से प्रेरित थी, इसलिए यहाँ पे निजी संपत्ति का कोई स्थान नहीं था। ये पहला पॉइंट है, लिख लीजिएगा, लाइव है, रिकॉर्डेड रहेगा, आप लिख लीजिएगा, तो समझ लीजिए, क्योंकि अभी लिखिएगा तो समझ में नहीं आएगा। समझना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि रट के आप भूल जाओगे।
पॉइंट नंबर 2, विशेषता नंबर 2 क्या था? तो ऐसा करने से सोवियत प्रणाली के निर्माता कौन थे? लेनिन, उसके बाद स्टालिन, उसके बाद ब्रेजनेव, लियोनिड ब्रेजनेव, उसके बाद निकिता। पहले लेनिन थे, उसके बाद स्टालिन, उसके बाद ब्रेजनेव, उसके बाद निकिता। वो तो स्टालिन बाद को खत्म की। स्टालिन निकिता के बाद ब्रेजनेव से क्या, आई थिंक, क्योंकि स्टालिन बाद को खत्म करने का प्रयास किया। करेक्ट। खैर जो भी है, तो सभी को उसी करेक्ट में आता है कि इन्होंने क्या करा, तो इन्होंने कहा कि राज्य और पार्टी इंपॉर्टेंस है। वहां कम्युनिस्ट था ना, तो उनके लिए, इन निर्माताओं के लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्टेट था, यानी कि यूएसएसआर था। उसके बाद पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी, उसके बाद ही कुछ होगा। यानी कि सोवियत प्रणाली की धुरी कौन सी पार्टी थी? कम्युनिस्ट पार्टी। उसका सेंटर पॉइंट कम्युनिस्ट पार्टी। तो निर्माताओं ने सबसे ज्यादा फोकस किसी पे किया? राज्य पे और पार्टी। यानी कि संस्था और राज्य से बढ़ के कुछ नहीं। भाई राज्य अगर सर्वोपरि हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि राज्य के नागरिक को कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद तीसरा क्या था? तो यहाँ पे एक दलीय व्यवस्था अपनाया है, कोई सेकेंड पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, सिंगल पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी। और कम्युनिस्ट पार्टी का जो जनरल सेक्रेटरी होगा, महासचिव होगा, वो राष्ट्रपति बनेगा। तो यहाँ पे इंटरनली चुनाव होना था, चुनाव जो भी रहेगा कम्युनिस्ट का ही रहेगा, कम्युनिस्ट के लोग ही अपने महासेक्रेटरी का, महासचिव को चुनेंगे और वही राष्ट्रपति बनेंगे। तो यहाँ पे कौन सी व्यवस्था अपनाई गई? एक ही दल की व्यवस्था थी, साम्यवादी दल, और वो थी कम्युनिस्ट पार्टी। यानी कि यहाँ पे कोई भी राजनीतिक दल के लिए या विपक्षी दल के लिए कोई स्पेस प्लेस नहीं। चौथा क्या था? यहाँ का अर्थव्यवस्था जो था, जो योजनाबद्ध था। ऐसा नहीं कि 2047 तक भारत तो विकसित बना है, प्लांट वे में चलता था। 5 ईयर का टारगेट, 1 ईयर का टारगेट रखा गया, उसको करने के हम तुम लोग को सपना दिखा दें कि 2045 में तुम लोग को आईएएस बना देंगे। 2045 में पता चला कि हम ही नहीं है। तुम लोग ढूंढो किसको, हमको मास्टर साहब बोले आईएएस बनाने के लिए, कहाँ गए? मैं हम तो फिर भी रहेंगे क्योंकि हमारी उम्र उतनी नहीं हुई है। लेकिन सपोज करो कि उम्र से अगर मेरी 70-75 पार कर गई हो, हमको बोले कि 2045 सबको आईएएस बना देंगे। इसी भाइयों बनो, सब तुम लोग आईएएस बन जाओ मेरे बाप हो गए। अब 2045 में हमें नहीं चाहिए, तुम लोग आईएएस नहीं बने। आईएएस मैंने आई एम सिंगल वाला नहीं, एजुकेशन वाला। तो तुम लोग पूछो किससे? आज के पॉलिटिशियन वही करते हैं, इतना लंबे दिन का सपना दिखा देते हैं कि उतने लंबे दिन तक मानिए रहेंगे ही नहीं। अब पूछिए किस? लेकिन सोवियत प्रणाली में नहीं था, वहां का जवाबदेह सिस्टम था और योजनाबद्ध प्रणाली। उसी को देखते हुए भारत ने 5 वर्षीय योजना अपने यहाँ लाया। 5 ईयर प्लान उसी से प्रेरित है हमारे यहाँ। चुनाव हमारे 5 साल में होता है, तो 5 साल नहीं आपको काम करके दिखाना है। अगले 5-10 साल के लिए नहीं रख देना है। 5 साल का चुनाव है, 5 साल में हम योजना बनाए, उसको पूरा करेंगे और वही योजना ले जाएंगे कि मैंने टारगेट रखा था, इसको अचीव किया। और आप देखोगे तो भारत का पहले 5 वर्ष योजना, दूसरे 5 वर्ष योजना शुरू की शुरुआती जो थे अकाल वाले पूर्ण थे, तो जो टारगेट होता था उससे ज्यादा अचीवमेंट होता। जो वृद्धि दर थी, जीडीपी थी, विकास दर जो था, टारगेट होता था 3%, अचीव होता था 4%। टारगेट होता था 5%, अचीव होता था 8%। अब आज क्या होता है कि टारगेट 10% होता है और अचीव होता है 3%। तो चौथा क्या था? चौथा था ये अर्थव्यवस्था योजनाबद्ध थी और राज्य के नियंत्रण में थी, कंट्रोल में। चौथा पॉइंट हो गया, कोई कंफ्यूजन? 5वां पॉइंट था कि इस सिस्टम में ये तय किया गया कि सोवियत संघ के जो भी नागरिक होंगे, उनकी जो भी न्यूनतम सुविधाएं हैं वो उनको मुहैया कराई जाएंगी। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, हेल्थ की जो न्यूनतम जरूरी है, जिसके बिना एक इंसान नहीं रह सकता है, उसको प्रोवाइड कराया जाए। अब सपोज करो कि अगर किसी इंसान को कपड़ा मिल जाए, रोटी मिल जाए, मकान मिल जाए, स्कूल मिल जाए, हॉस्पिटल मिल जाए, क्या वो भीख मांगेगा? तो ये वहां पे तय किया है। तो मार्क्सवाद इसलिए भी बहुत ज्यादा
प्रासंगिक है बहुत सारे देशों में, और जहां पे मार्क्सवाद लागू है आप देखोगे तो निहायत तौर पे वो अमीर देश है। आप अपना पड़ोसी देख लो, चाइना। एशिया का आज के डेट में तो सुपर पावर के रूप में उभर रहा है, क्यों? मार्क्सवाद है ना। एशिया का एक और देश लोग रूस, विघटन होने के बाद भी तो वहां का आइडियोलॉजी मार्क्सवाद का ही है, अभी भी वो खत्म हुआ नहीं है। मिखाइल गोर्बाचेव ने प्रयास जरूर किया, लेकिन समाजवाद नहीं किया वहां से। आज भी आपको सुबह से उसकी स्थिति माफ कीजिएगा, रूस की स्थिति दुनिया में क्या है सबको पता है। और वैसे देश देख लो जहां पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, भारत जो था वो भी बिक गया। अब तुम्हारे यहाँ मिश्रित नहीं रहा ना, 91 के बाद तो मिश्रित नहीं रहा। हम लोग पूरा प्योर देखो नीति लाए, चला है, पूरा प्योर काम करो नीति लाए, पूरा प्योर देखो नीति किसने चाहा? पूरा प्योर देखो नीति नहीं, नरेंद्र मोदी तो पूरा प्योर काम करो। कमेंट करके बता दीजिए। तो ये 5 विशेषताएं थी। अब जाहिर सी बात है कि अगर आप विशेषता पर एग्जाम में दोष आ गया तो क्या करोगे? आपको तो इसके लिए प्रिपेयर रहना होगा। इसके कुछ दोष भी थे। पहला दोष था कि यहाँ एक दलीय व्यवस्था था। तो एक दलीय व्यवस्था अगर होगा तो यहाँ पे न लोकतंत्र होगा, न अभिव्यक्ति की आजादी होगी, और नहीं कोई और, मान एक ही पार्टी ही है, आपके पास ऑप्शन नहीं है, तो डेमोक्रेसी कहां बचे? और जो करना सरकार को करना है तो आपके व्यक्ति नहीं रहेगी। तो एक ये दोष था कि यहाँ पे एक दलीय व्यवस्था, जिसके चलते लोकतंत्र की व्यवस्था नहीं थी, लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं थी, और अभिव्यक्ति की आजादी भी नहीं। दूसरा दोष ये था कि सब कुछ सरकारी था, निजीकरण पर रोक था, तो नौकरशाह थे वो बेलगाम थे। अगर सपोज करो कि हमको ये पता चल जाए कि जो हूं मैं ही हूं, मेरे बिना आपका काम नहीं हो सकता है, तो फिर 90% उम्मीद चांस ये है कि हम करप्ट हो जाएं, क्योंकि मेरे ऊपर कोई है ही नहीं। हम गलत भी करेंगे, हम बोलेंगे 500 की जगह 5500 लाओ, मेरे बिना काम नहीं होना, मुझे दोगे। तो ये दो दोस्त, तो 5 विशेषता 2 दोस्त बता दिए, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आया है, सोवियत संघ के विघटन का प्रभाव बताइए। सोवियत संघ विघटन हुआ, उसका प्रभाव क्या था, परिणाम क्या हुआ? तो सोवियत संघ के विघटन के बहुत सारे परिणाम होते हैं। विघटन कब होता है? 1991 की नींव पड़ती है 85 में मिखाइल गोर्बाचेव के शासन के बाद, जब ग्लासनाथ पेट्रोइका आता है। 89 में बर्लिन की दीवार गिराई जाती है, और फाइनली 1991 में सोवियत संघ से जो 15 रिपब्लिक थे, गणराज्य, वो अलग हो जाते हैं, अब ये टूट जाते हैं। इसका परिणाम क्या हुआ? तो पहला परिणाम हुआ कि कोल्ड वार चल रहा था, सिटी चल रहा था, वो खत्म हो गया, दिक्कत कुछ नहीं। दूसरा परिणाम ये हुआ कि एक ध्रुवीय विश्व का उदय हुआ। अमेरिका ने घोषणा कर दिया कि भाई यही नया विश्व व्यवस्था है, तो सुपर पावर ग्रुप में अमेरिका बच गया, जो दूसरा कॉर्नर था खत्म हो गया, तो एक ध्रुवीय विश्व की स्थापना हुई। तीसरा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया में फैलाव लिया, पूरी दुनिया ने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को एक्सेप्ट किया, इंक्लूडिंग जो रिपब्लिकन गणराज्य थे, इनके सोवियत गणराज्य, बहुत सारे लोगों ने अडॉप्ट किया पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को। जो 15 गणराज्य थे, उदारवादी लोकतंत्र का उभार हुआ। अब वो बंद अर्थव्यवस्था बहुत कम देशों में मिलती है, उदारवाद फैला, खुला अर्थव्यवस्था का, अगर कहीं पूंजीवादी नहीं भी है तो खुला अर्थव्यवस्था हर जगह है। जैसे भारत में आ जाओ तो भारत में तो मिश्रित अब नहीं रहा, पूंजीवादी भी नहीं कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ क्या है? उदारवाद है, खुला है। भैया हमारे यहाँ सरकार का नियंत्रण है, लेकिन लिमिटेड है, हम सब कुछ ओपन करके रखे हैं। आइए मेरे यहाँ बिजनेस कीजिए, ठीक है। तो चौथा पॉइंट क्या था? उदारवादी लोकतंत्र का उभार, यानी कि पॉलिटिकल रूप से अब उदारवाद ज्यादा फैला, कम्युनिस्ट का वैल्यू कम। पांचवा क्या हुआ? तो नए देशों का उदय। तो जब 15 रिपब्लिक अलग हुए, उनके अंदर बहुत सारे देश थे,
तो ये नए नए देश अपने आप को स्वतंत्र करके नए नए देशों के रूप में सामने आए और ये नए देशों का उदय है। और साम्यवादी देशों में भी मुक्त व्यापार शुरू हुआ, यानी कि जो कम्युनिस्ट कंट्रीज थी वहां भी फ्री ट्रेड, मुक्त व्यापार, ओपन व्यापार शुरू किया। तो ये 6 विशेषता या प्रभाव या परिणाम हुआ सोवियत संघ के विघटन के द्वारा। और ये दोनों क्वेश्चन जो है सिर्फ VBI नहीं है, भी में जितना भी लगा दो उतना आई, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू। तो कोई डाउट है पूछ लो, और नहीं तो फिर हम लोग आगे बढ़े। कोई डाउट नहीं है। इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन क्या था? किसी वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले 2 कारकों का वर्णन। किसी वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले कारक। कोई वस्तु का डिमांड कब होगा और जब होगा तो उसका कारण क्या होगा। तो वस्तु का जो डिमांड है वो कुछ तत्वों पर निर्धारित होती है, और उसमें पहला तत्व है वस्तु की कीमत। अगर हमको धूप लग रहा है और इसकी कीमत 20 रुपया है तो हम खरीद लें, लेकिन धूप लग रहा है इसकी कीमत 5 लाख हो जाए तो क्या खरीदेंगे? नहीं। तो कीमत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके पैकेट में पैसा होगा तो आप खरीद पाओगे, पैसा नहीं होगा तो आप नहीं खरीद पाओगे। तो पहला क्या है? वस्तु की कीमत जो है वही मांग का पहला कारक है। अगर वस्तु सस्ता होगा तो उसकी मांग बढ़ेगी, वस्तु महंगा होगा तो उसकी मांग घटेगी। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? दूसरा है उपभोक्ताओं की आय। मैंने बोला ना पैकेट में पैसा, तो अगर आपके पास इनकम है तो आप कुछ भी खरीद सकते हो, और इनकम नहीं है तो बस ओह माय गॉड बड़ी सुंदर लग रहा है, और रास्ते में जा रहे हैं पानी पूरी दिख रही है, ओह मुंह में पानी आ जाता है। अभी एक न्यूज चल रहा है कोरिया में, यूपी में कोरिया जगह है, वहां बेचारे पानी पूरी खाए मुंह नहीं बंद हो रहा है, इतना अटका नहीं, मुंह खुला तो खुला रहा है, अभी तक बंद नहीं, ऑपरेशन की कंडीशन है। मैंने स्टेटस भी लगाया है था पेपर में न्यूज कटिंग, और टीवी न्यूज चैनल पे भी चल रहा है। तो ये क्या है? उपभोक्ताओं की आय पे डिपेंड है। अगर आय है तो आप कुछ भी सामान खरीद कर रोज यूज करोगे, आय नहीं है तो कभी कभी यूज करोगे। अब पानी पूरा बड़ा होता है, मुंह डालने के चाहे मुंह थोड़ा ज्यादा खुल गया तो बंद नहीं हो रहा है, यहाँ पे सिस्टम लॉक हो गया। तो कहने का मतलब है कि अगर आपका आय है तो भी वस्तु की डिमांड होगी, यानी कि जिस देश में इनकम ज्यादा होती है वहां पे खरीदारी ज्यादा होती है। कुछ दिनों पहले एक पॉलिटिशियन ने एक सिद्धांत लॉन्च किया था, अब वो चुनावी जुमला ही हो सकता है, लेकिन वो लॉन्च था न्याय, आर्थिक न्याय। और उसमें कहा गया था कि भारत के हर व्यक्ति के अकाउंट में सीधे सीधे 1 लाख रुपया डाल दो, ठीक है। अब डालने का कॉन्सेप्ट क्या था, लोग उसका बहुत लोग मजाक उड़ाया। एक्चुअली किसी भी देश का जीडीपी किस चीज में निर्भर करता है? प्रोडक्शन पे। तो अगर आपके अकाउंट में 1 लाख आएगा तो आप 1 लाख रुपया अकाउंट में रखोगे, जाके मार्केट में खरीदोगे। अगर घर बनाने की जरूरत है सीमेंट बालू ईटा खरीदो, अगर कपड़े की जरूरत है कपड़ा खरीदोगे, ब्रश टूथपेस्ट खाने का सामान खरीदोगे। तो जब आप खरीदोगे तो दुकान में सामान कम होगा, तो सामान कम होगा तो फिर बनाएगा, बनाने के लिए कंजप्शन होगा तो लेबर की जरूरत पड़ेगी, वस्तु की जरूरत पड़ेगी, तो प्रोडक्शन का डिमांड होगा, तो फिर पैसा वापस सरकार के पास ही चला जाएगा। लेकिन वो क्या है, जीडीपी ग्रो करेगा। तो कुछ लोगों ने उसका उपहास उड़ाया, लेकिन वो किसी में नहीं किया होगा, क्योंकि पॉलिटिशियन का तो बोल देना काम होता है, तो उसके पीछे साइकोलॉजिस्ट होते हैं, इकोनॉमिस्ट होते हैं। तो जिसने भी प्लान बनाया होगा बहुत परफेक्ट प्लान था, कोई भी अर्थशास्त्री इस प्लान को नहीं काट सकता है। लेकिन आम आदमी को इकोनॉमिक्स समझ में नहीं आता है। उसका कारण क्या है कि अगर आपसे पूछा जाए कि महंगाई है कि मुद्रास्फीति, आप नहीं बता पाओगे अगर इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ेगा। महंगाई देश के लिए अच्छा होता है और मुद्रास्फीति देश के लिए खतरनाक होता है। तो हमारे यहाँ मुद्रास्फीति को भी महंगाई बोला जाता है, मुद्रास्फीति को भी महंगाई बोला जाता है। महंगाई का मतलब क्या होता है कि महंगी चीजें हैं, आप खरीदने में कैपेबल हो, तो देश के लिए अच्छी बात है।
मुद्रास्फीति में क्या होता है कि वस्तुएं महंगी हो रही है और पैसे कम हो रहे हैं, पैसे की वैल्यू घट रही है। तो अमेरिका में महंगाई होता है, अगर इंडिया में मुद्रास्फीति होता है, लेकिन इंडिया का लोग बोलते हैं कहाँ है कि बड़ी महंगा हो। तो कहने का मतलब है कि अभी भी इंडिया में इकोनॉमिक्स को का लेवल बढ़ाने की जरूरत है और लोगों को इकोनॉमिक्स बेहतर पढ़ाने की जरूरत है, जो कि पॉलिटिशियन नहीं चाहते हैं कि इंडियन इकोनॉमिक्स पढ़े। वो तो चाहते ही नहीं कि आप पढ़े, लेकिन अगर पढ़ भी रहे तो कम से कम इकोनॉमिक्स मत पढ़ो, ताकि आप आंख बंद करके उनको वोट दो और राजा बने रहे और आप लूटते रहो। और ये किसी भी एक पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं है, कमोबेश सभी पॉलिटिकल पार्टियां यही चाहती। इसीलिए आज भी हमारे यहाँ 100% एजुकेशन रेशियो नहीं है, और जो एजुकेशन रेशियो है भी उसमें 90% लोग सिर्फ सर्टिफिकेट वाले एजुकेटेड है, नॉलेज वाले 5-10% ही हैं। तो दूसरा क्या होगा, उपभोक्ता की आय, अगर आय बढ़ेगी तो वस्तु का डिमांड भी बढ़ेगा। तीसरा कारक है संबंधित वस्तुओं की कीमत। सपोज कीजिए कि एक ब्रांड प्रियांशु है और एक ब्रांड रोशन है, दोनों मार्कर ही है। अब आप शॉप में जाइएगा, पूछिएगा कि भाई किसका दाम कितना है, तो ब्रांड प्रियांशु 35 रुपया और ब्रांड रोशन 30 रुपया। अब कौन खरीदिएगा? 30 रुपया वाला, क्योंकि दोनों एक ही क्वालिटी है लेकिन रेट में फर्क। तो संबंधित वस्तु की कीमत में अगर फर्क होगा तो उससे भी डिमांड प्रभावित होता है। ठीक है, वहां पे कंपेयर किया जाए। तो पहला पॉइंट है, तीसरा। चौथा पॉइंट है इंटरेस्ट, उपभोक्ता की रुचि। अब मान के चलो कि बैगन हमको पसंद है नहीं, अब बाजार में बैगन सस्ता बिक रहा है, खरीदेंगे? नहीं। फूलगोभी खरीदेंगे, पनीर खरीदेंगे, भले कम खरीदें। तो यहाँ पे रुचि भी मायने रखती है। हमको क्रिकेट खेलना आता है, अब हॉकी का बल्ला सस्ता मिलेगा तो उसे क्रिकेट खेल सकते हैं? नहीं। तो यहाँ पे रुचि मायने रखती है। साड़ी कितना भी सस्ता मिलता है, लड़के पहनते हैं, रुचि नहीं है, रुचि लगाओ। और पांचवा है भविष्य में मूल्य परिवर्तन की संभावना। अगर आपको लगेगा कि भविष्य में इसका भाव ज्यादा होने वाला है तो आप सब सामान खरीद लोगे, तो ये भी वस्तु की मांग को प्रभावित करेगा। अगर आपको लगेगा कि भविष्य में इसकी भाव गिरने वाली है तो मटियार होकर 2 दिन बातें कर देंगे। तो ये 5 कारक हैं जो वस्तु की मांग को प्रभावित। कोई कंफ्यूजन किसी को? चलिए अगला है हिस्ट्री, इतिहास। इतिहास का क्वेश्चन क्या था? तो मौर्य प्रशासन की मुख्य विशेषताएं। प्रशासन की बात हो रही, देखिए प्रशासन पूछेगा कि नगरीय प्रशासन पूछेगा, दोनों अलग अलग है। तो प्रशासन की बात की जाएगी तो वहां का प्रशासन जो है ये 3 चीजों पे केंद्रित था। एक शासन संबंध का संबंध था, एक न्याय से संबंधित था और एक सैनिक से संबंधित था। मुख्यतः 3 भागों में विभाग था। तो सबसे ऊपर जो होता था वो शासक होता था। राजा जो है वही सर्वोपरि है, सबका मालिक एक। उसके बाद मंत्रिमंडल होता था, मिनिस्ट्री आज भी होता है ना। तो प्रधानमंत्री माने मुख्यतः प्रधानमंत्री आज मान लो राजा, और उसके बाद मंत्रिमंडल होता था। तो मंत्रिमंडल में सदस्य जो होते थे उनकी संख्या 12 से 20 होती थी। मंत्रिमंडल में कितने मंत्री होते थे? 12 से 20 होती थी। और ये सभी अंगूठा छाप नहीं होते। कल विधानसभा में एक विधायक का शपथ लेना आप देखे ही होंगे। सोचो कि देश कहाँ जा रहा है। न हिंदी पूछ रही, अरे रीडिंग तो छोड़ो भाई, उनके बगल में महिला बोल रही थी, उसको सुन क्यों नहीं बोल पा रही है? धन्य हो वहां की जनता और धन्य हो वो पॉलिटिकल पार्टियां जो उनको टिकट दिए हैं। आप समझ ही नहीं, अगर हम बोल रहे हैं तो आपको पता ही होगा। आज सब देखो ट्रेंड क्या है ना, कि अगर कोई बाहुबली है जेल में है तो उसकी पत्नी को उठा, चुनाव जीत जाएगा। उसके पति जेल में है, वो बाहुबली की पत्नी है। नहीं, बाहुबली नाम नहीं है, बाहुबली मतलब अपराधी, कुख्यात। नाम क्या था उनका? एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, लंबा नाम है, कोई वल्लभ पटेल करके।
अब सोचो कि वो वीडियो, अब तो सोशल मीडिया का जमाना है, वो पूरी दुनिया में ट्रेंड कर रहा है। हमारे घर पीट रही है कि नहीं पीट रही है? जिस बिहार ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया, जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे जिनका जयंती भी, जिस बिहार ने आईएसओ की पूरी फौज खड़ा कर रखी है, जिस बिहार ने मगध साम्राज्य की स्थापना की, आज उस बिहार में ऐसे विधायक आ रहे हैं कि अपना शपथ नहीं ले पा रहे। शपथ लेना तो छोड़ दो, शपथ को सतत बोल रहे हैं, मैं सतत लेती हूँ। जोहार आंटी जी। खैर, तो मंत्री कितने होते थे? 12 से 20। वो सुयोग्य होते थे, विद्वान होते थे और अनुभवी होते थे। उसके बाद है केंद्रीय शासन का संगठन। तो उसके बाद शासन का प्रशासन का एक संगठन था, जैसे आज भी नहीं था डीसीयूसी। तो ऐसे अलग अलग विभाग बटे हुए थे और विभाग को कहते थे तीर्थ। विभाग को क्या कहते थे? एमसी के लिए है, याद रखना, विभाग को क्या कहते थे? तीर्थ कहते थे। और उनके संचालन के लिए उसका एक अध्यक्ष होता था, तो उस अध्यक्ष को कहते थे अमात्य। और अमात्यों के बीच उप विभाग भी होता था। जैसे मंत्री को अमात्य बोले, उसके नीचे और से बड़े सारे विभाग है। मतलब जैसे अभी भी मंत्री बनता है ना, तो कैबिनेट मिनिस्टर होता है, और एक होता है कैबिनेट राज्य मंत्री। तो कैबिनेट मंत्री जो हो गया वो अमात्य हो गया, और उसके नीचे अंडर मिनिस्टर हो गए, बहुत सारे राज्य मंत्री हो गए। तो उनका अलग अलग काम था। लगभग ऐसे 25 विभागों का वर्णन मिलता है। तो उप विभाग कितने होते थे? उप विभाग 25, मंत्री 12 से 20 और उप विभाग 25। उप विभाग में खान, धातु, टकसाल, राजकीय व्यवसाय, वन विभाग, शस्त्रालय, कताई बुनाई, कसाई खाना, चारागाह, नौका, मवेशी, बंदरगाह, अलग अलग डिपार्टमेंट नहीं होता है। कोई स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है, कोई उद्यान मंत्री है, कोई यूथ एंड अफेयर्स है, कोई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, कोई रेलवे है। वैसे मिनिस्ट्री उस टाइम में बटी हुई। तो अमात्य जो होते थे वो तीर्थ के अध्यक्ष होते। चौथा था प्रांतीय शासन। तो चंद्रगुप्त के समय में ये साम्राज्य बहुत विशाल था। तो ये माना जाता है कि साम्राज्य को कई प्रांतों में बांटा था। असमता ये माना जाता है कि प्रांतों की संख्या 6 थी। चंद्रगुप्त के समय में प्रांतों की संख्या 6 थी। उसके बाद स्थानीय शासन में आते हैं। तो सबसे छोटा इकाई गांव था, और वो स्वतंत्र अस्तित्व था, उसको सरकार से बहुत ज्यादा इंटरफेयर की जरूरत नहीं थी। उसका बोर्ड जो होता था ग्रामवासी चुनते थे, और वो निःशुल्क होता था, मतलब वेतन नहीं मिलता था, उसको ग्रामीण था। उसके बाद नगर प्रशासन था, जिसमें पाटलिपुत्र जैसे बड़े बड़े नगर पे शासन करने के लिए सिस्टम बनाया गया था। और इसमें 30 सदस्यों की एक कमेटी होती थी, और 6 विभाग बढ़ जाते थे। तो 30 में से 6 विभाग बढ़ेंगे तो 5-5 होंगे। तो 6 विभाग कौन कौन थे ये आप नोट कर लीजिएगा। तो एक था शिल्पकला समिति, एक था विदेशी यात्री समिति, एक था जनगणना समिति, एक था वाणिज्य समिति, एक था उद्योग समिति, और एक था कर समिति। तो ये 6 डिपार्टमेंट थे जिसपे उनको काम करना होता है। उसके बाद है कि न्याय व्यवस्था। तो न्याय व्यवस्था में पैदल सेना था, अश्वारोही सेना थे, हाथी थे और रथ थे। तो 4 प्रकार के सेना थे उनके पास। और न्याय हो गया, प्रशासन हो गया, और कुछ मिसिंग है क्या इसमें? आई थिंक नगर प्रशासन हो गया, ग्रामीण हो गया, प्रांतीय हो गया, केंद्रीय हो गया, सेना हो गया। तो प्रशासन में तो यही होता है। नहीं, डाक व्यवस्था लग रहा है, तो प्रशासनिक व्यवस्था है। तो आई थिंक मौर्यकाल का प्रशासनिक व्यवस्था क्लियर है। कोई डाउट किसी को? ओके। अगला क्वेश्चन है हिंदी का। एक अकेला द्वीप उदाहरण बनकर कवि क्या कहना चाहता है? हाँ, एक द्वीप अकेला है ना, उसमें एक अकेला द्वीप के लिए क्या एग्जाम्पल दे रहा है कवि? कवि क्या कहना चाहता है? पूरे समाज में रोशनी तो अकेला होना कोई महत्वहीन होने की बात नहीं है।
क्योंकि एक दिया भी पूरे समाज को प्रकाशित कर सकता है, एक अंधेरे रूम को प्रकाशित कर सकता है। तो अगर आप अकेले हैं तो आप इससे आपकी महत्व कम नहीं हो जाती, क्योंकि अगर हम अकेले हैं, एक और कोई अकेला है, तो हम लोग मिलकर समूह बना लेंगे ना। तो ऐसे लोग समूह बना लेते हैं और परिपक्व क्या बोलते हैं उसको, बहुत ही बड़ी सृजनशीलता का एक पूंजी बन जाता है। दिया क्या है, एक अकेला दिया है तो एक रूम प्रकाश करेगा। लेकिन जब आप देखते होंगे कि दीप दीपावली होती है अयोध्या में, तो लाखों दिए जलाए जाते हैं, वहां एलईडी का जरूरत पड़ता है क्या? तो ये बताया है कि किसी भी चीज का अकेले होने का निगेटिविटी नहीं है, उसका अपना अलग महत्व है। लेकिन अगर वही संगठित हो जाता है तो सृजनात्मक कार्य करता है। एक दिया भी उजाला फैला सकता है, लेकिन 10 अकेले वाले दिए भी एक साथ हैं तो भी एक समूह बन जाता है। तो यहाँ पे ये दिखाया है, एक कभी बताना चाहता है कि कोई भी चीज अकेला होना बुरा नहीं है, बस ये है कि उसकी पॉजिटिव थॉट आपके पास होनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे कंडीशन आते हैं जब आपको लगता होगा कि हम अकेले पड़ गए, मेरे आसपास बैक में कोई नहीं, तो आपको वहां पे अपने लिए पॉजिटिव थॉट लाना हो, सकारात्मक प्रयास करना हो। गांधी ने एक बार कहा था कि जब आपको ये लगे कि मैं बीमार हूं, मुझसे ज्यादा बीमार कोई नहीं है, या आपको ये लगे कि मुझसे ज्यादा दुखी कोई नहीं है, या आपको जब ये लगे कि मेरे से ज्यादा गरीब कोई नहीं है, तो आप अपने से नीचे वाले को देख लो। अगर बीमार हो, मान लो आपको बुखार हो गया है, तो जिसको कैंसर हो गया उसको देखिए। अगर आपको कैंसर हो गया है, तो जिनका दोनों हाथ पैर नहीं है उनको देखिए। आपके पास 500 रुपए अगर हैं, जिनके पास 5 रुपया उनको देखिए। अगर आपके पास 5 रुपए हैं, जिनके पास वो भी नहीं है उनको देखिए। आपका दुख अपने आप कम हो जाए। दुख कब होता है? जब आप अपने से ऊपर वाले को देखते। मान लो पढ़ने में हम कमजोर हैं, तो ये कला तुम लोग तो प्रोग्राम बताने की बात ही नहीं है। जब हम लोग पढ़ने में कमजोर होते हैं कुछ बच्चे, तो यहाँ पे ये चीज जरूर फॉलो करते हैं गांधी जी। वो अपने से नीचे वाला देखते हैं कि वो तो पढ़वे नहीं करते, तो पढ़ के क्या करेंगे? क्या ऐसा ही है ना? तो अकेला दीप भी अंधेरे को दूर करने का काम कर सकता है, और अगर वो दीप समूह में हो और वो दीप माला में प्रज्वलित हो, तो फिर सिर्फ और सिर्फ प्रकाश ही पीछे आता है। तो एक दीप अकेला जो है, ये कहा है कि अमावस्या की काली रात हो या घनघोर अंधेरा हो, एक अकेला दीप काफी है उस अंधेरे को खत्म करने। कितना भी काला रात, अमावस्या का सबसे काला रात माना गया है, लेकिन उसमें दिया चल जाने के बाद रूम में रोशनी हो जाता है। अब नहीं दिया बल्ब आ गया, पहले तो ढिबरी होता था जी। पता नहीं आप लोग में से कितने लोग ढिबरी देखे हैं कि नहीं देखे हैं? देखे हैं ना? प्रियांशु नहीं देखा? देखे हैं, जिसमें कपड़ा लगाया जाता था। हाँ, कपड़े की बत्ती होती थी। ढिबरी को बहुत सुंदर सुंदर स्टाइलिश बनाया जाता है। क्लियर है? अब आते हैं भूगोल की तरफ। भूगोल में क्वेश्चन आया है, प्राथमिक क्रियाकलाप किसे कहते हैं? तो प्राथमिक क्रियाकलाप वो क्रियाएं हैं जो हम पहले ही अपनी सोच और क्रियाशीलता से करते हैं। अपनी सोच और क्रियाशीलता से करते हैं, और बिना सोचे समझे दूसरों के सुझाव के, यानी कि जो कर रहे हैं उसको सुझाव की हेल्प की आवश्यकता नहीं है, इसे कहते हैं प्राथमिक क्रियाकलाप। एग्जाम्पल में खाना बनाना, इसमें तो जरूरत है तो खाना बनी की जगह अच्छा है चाहे खराब है। सपोज करो घर में आप हो, खाना बनाना नहीं आता है और कोई नहीं है, फैन होटल में खाओ। एक बार तो इतना बढ़िया हलवा बना दिए थे, सॉरी क्या बनाए थे, खिचड़ी। इतना अच्छा खिचड़ी बनाए थे कि कुकर और खिचड़ी का मिलन हो गया था। उनके दोनों सड़ गया था, अलग नहीं होना चाहता था। अलग ही होना चाहता था। एक्चुअली हम कुछ ज्यादा इसमें प्यार भर दिए, जल गया था कहने का मतलब। तो कहने का मतलब है खाना बनाना, चलना, बोलना, सुनना, लिखना, विचार करना, ये सब जो है क्या है? प्राथमिक क्रिया है। इसके लिए आप
अब सुन रहे हो मेरा या नहीं सुन रहे हो, तो ये किसी के परमिशन से नहीं करो। मान चलो बोल रहे हैं, सुनने का नाटक कर रहे हो लेकिन सुन नहीं रहे हो, ध्यान कहीं और है, तो ये मेरे सुझाव में नहीं ना है। तो ये प्राथमिक क्रिया है, बोलना, चलना, घूमना, खाना पीना, बनाना, नहाना, धोना, ये सब। क्लियर है? अगला क्वेश्चन क्या था? तो प्रवास का अर्थ होता है यात्रा करना, एक लाइन। अब इसको दूसरे भाषा में कह सकते हैं अन्य स्थान जाने की क्रिया, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने की क्रिया क्या कहते हैं? प्रवास कहते हैं। ये किसी दूरस्थ स्थान के लिए प्रयोग होगा, जैसे हम लोग नालंदा जा रहे हैं तो हम लोग का यहाँ से नालंदा का प्रवास, या नगर जाने के लिए इस्तेमाल होगा, कोई गांव से शहर आ रहा है, ये भी प्रवास है। तो ये क्यों होता है? तो पहला उद्देश्य होता है घूमना, घूमने जा रहे हैं तो प्रवास हुआ। दूसरा उद्देश्य होता है व्यापार करना, व्यापारिक यात्रा भी हो सकता है, बिजनेस पर्पज पे लोग जाते हैं, कमाने भी जाते हैं, धान काटने भी चले जाते हैं। तो दूसरा यात्रा होता है बिजनेस करना, और तीसरा यात्रा होता है कुछ स्पेशल यात्रा, टूरिस्ट प्लानिंग। कोई हनीमून पे गया है, कोई शादी के बाद गया है, या कोई किसी की मृत्यु की तो बनारस गया है विसर्जन का है, तो ये विशेष यात्रा है। लेकिन कोई भी यात्रा हो, अगर आप एक जगह से दूसरे स्थान जाते हैं किसको कहेंगे? प्रवास। तो ज्योग्राफी का दोनों क्वेश्चन खत्म हो गया। कितने क्वेश्चन हो गए आज? कितने क्वेश्चन हुए? 7। एक क्वेश्चन और हम लोग उठाते, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन और उठाते हैं। और क्वेश्चन ये है कि भारत में कृषि की प्रमुख समस्याएं क्या है? भारत में कृषि की प्रमुख समस्याएं क्या है? ये इकोनॉमिक्स में भी है, ज्योग्राफी में भी है, और पॉलिटिकल में भी। लास्ट सेकंड बुक का लास्ट चैप्टर है। तो जो एग्रीकल्चर का प्रॉब्लम है इंडिया में, कृषि का जो समस्या है, ये क्या है? क्यों भारत में खेती करना मुश्किल है या क्यों आसान है? तो समस्या है तो मुश्किल की बात ही करेंगे। तो सबसे बड़ा समस्या है जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग। और जलवायु परिवर्तन से क्या है कि मौसम जो है अनियमित हो गया है। क्या बोलते हैं? अनियमित हो गया, अनियमित हो गया। और यहाँ बरसात नवंबर में होता है, और धूप दिसंबर में निकलता है, और ठंडा जून में पड़ता है। मतलब कुछ पता नहीं है कि बरसात कब आएगी, ठंडा कब होगा, गर्मी कब होगा। नवंबर तक बारिश हुआ है भाई, इतना मुश्किल क्यों है? नवंबर के दूसरे सप्ताह तक बारिश हुई है। तो ये मौसम जो अनियमित हो जाता है, ये बड़ा समस्या है, क्योंकि यहाँ के लोग बेसिकली मौसम आधारित खेती ही करते हैं। तो पहला समस्या या कारण क्या है? जलवायु परिवर्तन। दूसरा, अब ये जब असमय होगा तो सूखा भी पड़ सकता है, बाढ़ भी आ सकती है, और जब ये दोनों में से कुछ एक भी आ जाएगा तो फिर कहानी खत्म। यानी कि उत्पादन का प्रभाव जो है वो प्रतिकूल पड़ेगा, खराब। सूखा पड़ेगा तो भी उत्पादन नहीं होगा, और बाढ़ आएगा तो भी उत्पादन नहीं होगा। बताओ, नवंबर में पानी बरसेगा तो गेहूं तो गया, ज्यादा पानी बरस गया तो धान भी गया, धान पूरा लहलहा रहा था, पानी बरस सब बहा दिया, गिरा दिया, खेत में रह। तो ये पहला कारण है। दूसरा कारण है जल की कमी। तो कृषि के लिए सिंचाई की जरूरत होती है। भारत में अभी भी सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। जो भी डैम और नहर बने हैं वो 50 वर्ष पहले बने हैं। वर्तमान की पॉपुलेशन और जनसंख्या के हिसाब से उसका विकास नहीं हो पाया, सभी खेत तक पहुंचे भी नहीं। तो हाँ, पहुंच नहीं पाया है। तो एक दूसरा कारण क्या है? जल की कमी, सिंचाई नहीं हो पाती। तीसरा है कि लगातार खेती से मृदा में ह्रास हुआ है। मृदा की जो उत्पादन शक्ति है वो कम हो गई है, क्योंकि हमारे यहाँ जो खेती होता है एक ही पैटर्न पे होता है। अगर खेती का पैटर्न चेंज किया जाए तो मृदा की ताकत बनी रहती है। लेकिन धान हो रहा तो लगातार धान होगा, बैगन हो रहा तो लगातार बैगन होगा, भंटा हो रहा तो लगातार भंटा होगा। अरे भंटा खेत में कभी कटहल उत्पादन करके देखिए। कहने का मतलब है कि कभी जड़ वाली चीजों को उत्पादन कीजिए, कभी फल वाली चीजों को उत्पादन कीजिए, कभी हल्की चीजों को, तो मिट्टी की उर्वरता बनी रहेगी। लेकिन एक ही चीज लगातार उत्पादन करने से मिट्टी के उत्पादन क्षमता में, उर्वरक क्षमता में ह्रास हो गया है, कमी आ रहा है।
चौथा कारण क्या है? तो हमारे यहाँ की जो तकनीक है वो प्राचीन परंपरा की, जो कि अब अप्रभावी हो गई है। अभी भी गांव में जाओगे तो लाठ में पूरी मिलेगा पानी निकालने के लिए, मिलेगा। शहर वाले लोग तो बहुत लोग जानते भी नहीं होंगे लाठ में पूरी क्या होता है। तो नदी कुआं होता है, वो भी कच्ची कुआं होती है, पके कुआं तो अब बनने लगे। कच्ची कुआं होगी, उसमें एक लकड़ी लगा दिया जाएगा, उस लकड़ी पे लोग खड़ा होते हैं पानी और ऊपर से खींचेंगे, पानी नीचे आएगा, हाथ से फेंकेगा और कितना पानी पटाएगा बाल्टी से पानी। अब हाथी सूंड में पानी भर के समुद्र में बाढ़ ला सकता है क्या? नहीं, समुद्र में समुद्र कोई नदी से सूंड में पानी भर के ले जाके और समुद्र में बाढ़ ला देगा? नहीं। तो ये बोलता अतार्किक बात। कोई कहता है कि हाथी ने समुद्र बाढ़ ला दिया, तो ये तार्किक है, समुद्र अपने गहरा था है, उसमें पानी का कमी है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि हमारी जो तकनीकें हैं वो प्राचीन है, जो आज डेट में अप्रभावी हो गई है। हमारे देश में देखते चले जाइए, पंजाब, हरियाणा, यूपी के कुछ इलाके तो नई तकनीकें आई हैं। हरित क्रांति के समय वहां पे बादल शक्ति बढ़ी है, लेकिन झारखंड बिहार में अभी भी लोग वहीं पे अटके। पांचवा है कृषि बाजार की समस्या। तो बाजार ही नहीं है। अगर किसान उत्पादन कर दिया तो उसको औने पौने दाम में बेचना पड़ता है। आप आलू कैसे खरीदते हैं? 20 रुपए से 40 रुपए के जी। अभी 1 महीने बाद आलू होगा ना, किसान देखिए किसी बेचेगा 5 रुपए किलो, 6 रुपए किलो, 10 रुपए किलो बेचेगा। और वही वो अभी 10 रुपए के जी बेच देगा और फिर वही किसान 3 महीना बाद 20 रुपए के जी खरीदता है मार्केट से। तो क्योंकि यहाँ पे मार्केट नहीं है, एमएसपी नहीं मिलता है। एमएसपी जो है किसानों को नहीं मिलता है, क्योंकि एमएसपी कौन देगी? सरकार देगी, और सरकार में बाजार खुला नहीं है। खरीदते हैं कौन है? व्यापारी खरीदते हैं। तो व्यापारी सस्ता खरीदते हैं, बाद में उसको स्टॉक कर देते हैं कोल्ड स्टोरेज में और बाद में वही महंगा देते हैं। तो पांचवा कारण क्या है? बाजार की समस्या है, कृषि वाला बाजार नहीं है। छठा है कर्ज और वित्तीय समस्या। किसान हमेशा कर्ज में रहते हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस उनके पास रहते हैं। अब पैसा नहीं रहेगा तो उत्पादन कैसे वृद्धि हो पाएगा? सातवां है शिक्षा और जानकारी का अभाव। आजकल के किसान जो खेती करते हैं वो पुरानी तकनीक पे करते हैं, पढ़े लिखे साइंटिफिक तरीके से नहीं करते। अगर वो पढ़े लिखे रहेंगे, उनको जानकारी होगा तो HYV सीड्स, हाई टेक्निक यूज कर सकते हैं। आठवां है भूमि के छोटे छोटे टुकड़े। जैसे पिताजी का बच्चा बड़ा होता है तो 4 बार जमीन 4 भाग बट गया, फिर उनके बच्चे भी वो बट गए। तो जोत अगर एक जगह ना हो तो खेती महंगी हो जाती है। जोत हमेशा एक जगह होना चाहिए। हालांकि सरकार ने कुछ दिन पर इंदिरा गांधी के समय में इसका प्रयास भी किया कि जमीनें एक जगह की जाए। आपको कमेंट करके बताना है कि जो जमीन को एक जगह किया जाता है, इस प्रणाली को क्या है। MCQ में आएगा, इसीलिए आप कमेंट कर दीजिएगा। तो 8 कारण हमको लगता है कि काफी है आपके सिलेबस के साथ। मिलते हैं अगली क्लास में।